हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभोर भारद्वाज। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं इस बार मेरी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 में 19वीं रैंक आई है और यह मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 आई गॉट 743 रैंक. But I could not clear in the second attempt, and this is my third attempt, and this time I got AIR 19. And मैं बेसिकली मैंने BSc ऑनर्स फिजिक्स हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उसी कॉलेज से मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स भी किया है. आफ्टर मास्टर्स मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. दिस टाइम आई गॉट some good marks in GS, especially in GS3, जिसमें मुझे 120 मार्क्स मिले हैं, जो कि बोला जाता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं. तो इस वीडियो में मैं आई विल ट्राई टू शेयर सम पॉइंट्स विच आई यूटिलाइज्ड और मैंने क्या ऐसा किया कि 120 मार्क्स आए, और भी अदर पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. तो GS3 के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंसिस्टेंटली फर्स्ट अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट तक मेरे 100+ मार्क्स ही रहे हैं. In first attempt I got around 107, in second attempt around 109, and this time I got 120. तो GS3 में कंसिस्टेंटली स्कोर आने का जो अगर मैं अपना पूरा बुक लिस्ट एंड सोर्सेज बताऊं तो क्योंकि GS3 में इकोनॉमिक्स है, आपका साइंस एंड टेक है, सिक्योरिटी है और एनवायरनमेंट है, चार मेजर ब्रॉडली पार्ट्स हैं. तो इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली मेरा जो बेसिक नोट्स थे वो क्लास नोट्स थे. वाजीराम एंड रवि के जो मैंने क्लासेस ली थी उसके क्लास नोट्स थे. मैंने कोई भी बुक रेफर नहीं की थी इकोनॉमिक्स के लिए. क्लास नोट्स से मेरा बेसिक क्लियर हो गया था, लेकिन क्लास नोट सफिशिएंट नहीं थे. जो कि सिलेबस में कीवर्ड मेंशन है उनको वो एड्रेस नहीं कर रहे थे प्रॉपरली. तो इसके लिए मुझे अलग से मटेरियल एडिशन करना पड़ा. तो उसके बारे में बता देता हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी. कि मैं सिलेबस को आई यूज टू पिक कीवर्ड्स फ्रॉम द सिलेबस. फॉर एग्जांपल देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर में. तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का कीवर्ड उठाया और उसको इंटरनेट पे मैं टाइप कर देता था बाद में यूपीएससी वर्ड लिख के. तो उससे कई सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल आते थे. तो उसमें से जो मुझे रेलेवेंट लगता था कि ये वाला मटेरियल इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आई यूज्ड टू स्टडी कि वेदर द कंटेंट इज रेलेवेंट और नॉट. तो जो मुझे लगता था कि हाँ ये मटेरियल अच्छा है तो मैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेता था एज पर द कीवर्ड. और ऑल्सो थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको भी स्टडी किया कि किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अब कीवर्ड लिख दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ, बट उस पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उस पर किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करके क्वेश्चन को पूछा जा रहा है. तो उसके लिए मैंने PYQ को देखा, फिर उसी नेचर के हिसाब से ये देखा कि जो मटेरियल मेरे पास है वो किस तरीके से मतलब कैलिब्रेट किया जाए. तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली GS3 टोटल में ही आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बताता हूं मैं. सिर्फ जनरलाइज पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स फेच करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो मैंने काफी डेटा, फैक्ट्स, रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी, कमीशंस काफी इंक्लूड की थी, जिसका मुझे बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है कि मिला है. इसके लिए मैंने क्या क्या सोर्सेज रेफर किए. पहला तो जो मेरी क्लास नोट्स थे वही, फिर उन पर मैंने जो स्टैंडर्ड आपका बजट होता है बजट से डेटा ऐड किया. इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा काफी ऐड किया. और उसके बाद में जो हमारी करंट अफेयर्स मैगजीन होती है उसमें भी पर मंथ आता है. फिर PT 365, मेंस 365, जहां से भी मुझे लगा कि मैं अपना फैक्ट्स, कमिटीज या जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है उसको मैं ऐड कर सकता हूं जस्ट टू सब्सटेंशिएट माय पॉइंट. बिकॉज GS3 में जो भी आपके इकोनॉमिक्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सब में क्या है कि आपको बैक करना होता है अपने आर्ग्यूमेंट को विद सम रेलेवेंट फैक्ट और डेटा. तो उसके लिए ही मैंने डिफरेंट सोर्सेज को यूज किया. तो एक बता दिया मैंने क्लास नोट्स, सेकंड आपका बजट जो एनुअल स्टेटमेंट होता है, एंड उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे. फिर जो काफी डेटा पॉइंट्स मुझे मिले वो श्रुति शर्मा मैम के पॉइंट्स जो नोट्स थे उससे काफी ज्यादा मेरे को रेलेवेंट पॉइंट्स मिले. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि जो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग का पोर्शन, स्पेशली एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन था,
जिसमें आपकी सब्सिडीज हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उनसे रिलेटेड जो डेटा था मैंने उनके नोट्स में से काफी उठाया था। तो आप जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स को भी एज अ डेटा शीट, एज अ फैक्ट्स यूटिलाइज कर सकते हैं GS3 में, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो मैंने स्पेशली जो अपने नोट्स बनाए थे वो किस तरीके से बनाए थे कि सपोज एग्रीकल्चर में एक पर्टिकुलर टॉपिक है फार्म सब्सिडी, तो फार्म सब्सिडी लिया, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए कि फार्म सब्सिडी से रिलेटेड जो डेटा है कि कितना गवर्नमेंट फार्म सब्सिडी देती है, पहले तो कौन कौन सी फार्म सब्सिडीज होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनके फिर प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है वो लिखे, फिर कितना फिस्कल बर्डन पड़ता है, कितना हमारा सब्सिडी पर, फार्म सब्सिडी पर जाता है, उसको डेटा को लिखा। फिर उसके बाद में हमारे इश्यूज क्या है फार्म सब्सिडी से और क्या ये देना जरूरी है, इसकी पूरी एक एनालिसिस करके, जैसे SWOT एनालिसिस होता है ऐसे ही सारे इश्यूज, गवर्नमेंट स्टेप्स, कमिटीज की रिकमेंडेशन की वेदर टू कंटिन्यू दिस फार्म सब्सिडी और नॉट, उसके रेलेवेंट बैक पॉइंट करने के लिए क्या क्या है वो सब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। जहां से भी मुझे मटेरियल मिला तो हर आर्ग्यूमेंट के लिए ऑलमोस्ट मेरे पास एक डेटा पॉइंट था कि आई कैन सब्सटेंशिएट माय आर्ग्यूमेंट, आई कैन बैक माय आर्ग्यूमेंट विद सम फैक्ट्स। ऐसे ही मतलब हवा में नहीं फेंकना है कुछ भी लिख के, तो उसके लिए मैंने यही किया था। सेकंड थिंग जो GS3 में आता है आपका, वो आता है साइंस एंड टेक पे। तो साइंस एंड टेक पे अगर आप PYQ देखेंगे तो मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं होते सिलेबस से हैं, वो जो कि डेफिनेट सिलेबस है, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आपका अदर जो टेक्नोलॉजी है सब पर, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली करंट इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी थी, सबसे पहले तो जैसे इकोनॉमिक्स के नोट्स थे ऐसे ही हर कीवर्ड पे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, उससे रेलेवेंट जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है वो, और जो आपका एग्जांपल्स हो गए, आपकी जो करंट डेवलपमेंट क्या चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मुझे मटेरियल मिला वो आपका जो मंथली मैगजीन्स होती हैं और ये जो एनुअल मैगजीन्स आती हैं आप इनसे कर सकते हैं, जो कि मैंने लिया था विजन का PT 365 और मेंस वाले से जो आता है लास्ट में, उससे किया था। तो इन सबको कंसोलिडेट करके आप रख सकते हैं। जैसे इस साल क्वेश्चन आया था आपका टोल कलेक्शन पे, और आपका एक था क्वेश्चन एस्टेरॉइड के ऊपर कि एस्टेरॉइड से मतलब कितनी संभावना है कि मतलब अर्थ को इम्पैक्ट होगा, उससे क्या निपटारे के लिए हम कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा करंट से अपडेट रहना पड़ेगा। तो जो सिलेबस में मेंशन है वो तो करना ही है, साथ ही साथ करंट डेवलपमेंट जो चल रहे हैं आप साइंस एंड टेक में, स्पेशली इन स्पेस काफी डेवलपमेंट्स होते हैं हमारे, और इन टर्म्स ऑफ डिजीजेज एंड अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, तो वो आप करंट से अपडेट रहिए। और जब आंसर आप लिखें तो जो मैंने जो किया मैं बता देता हूं, मैं बिकॉज इसका नाम ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो आपको कुछ कीवर्ड्स देने पड़ते हैं। जैसे एस्टेरॉइड वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें बिकॉज मैं फिजिक्स से हूं तो मैंने उसमें कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स भी लिख दिए थे। अब जो टोल कलेक्शन वाला टेक्नोलॉजी थी तो उसमें RFID की टेक्नोलॉजी थी, जो कि मैंने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया था, जो कि रेलवे के कवच में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको मैंने काफी अच्छे तरीके से लिखा था। और कई सारे उसमें टेक्निकल वर्ड्स भी मेंशन किए थे। तो अगर टेक्निकल वर्ड्स आपको आते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं, नहीं भी अगर आते हैं तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि उसको आप बेटर वे में लिख सकें। तो ये साइंस एंड टेक की मेरी बात थी। तो साइंस एंड टेक के रिसोर्सेज के लिए भी मैंने मोस्टली एक तो क्लास नोट्स जो हमें पढ़ाए थे, काफी ठीक क्लास नोट्स थे वो, उसके ऊपर आपका मंथली मैगजीन्स हो गई और जो एनुअल मैगजीन्स आती हैं वो हो गई। साथ ही साथ इसके अलावा थोड़ा सा मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था, तो जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती रहती है, खासतौर पे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में, अगर कोई नया मिशन लॉन्च हुआ है स्पेस का तो आप उसको भी एक्सप्लेन्ड पेज से उठा के अपने नोट्स में डाल सकते हैं। तो मैं कंसोलिडेट करता था एक ही जगह पे, और साथ में इंडिया का क्या डेवलपमेंट चल रहा है साइंस के फील्ड में, तो उन सबको मैं एक ही जगह लिख के रखता था और मल्टीपल टाइम्स उसका रिविजन करता था। तो ये मेरा साइंस एंड टेक का था। इसके बाद में सिक्योरिटी के लिए, हाँ साइंस एंड टेक में एक चीज और थोड़ा सा मैंने NCERT की भी हेल्प ली थी, स्पेशली इन बायोलॉजी, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड PCM था 12th में, तो थोड़ा सा बायोलॉजी वाले सेक्शन के लिए मैंने 12th क्लास की NCERT की भी हेल्प ली थी। और इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो इस पोर्शन के लिए एज सच कोई बुक तो होती नहीं रिसोर्स के तौर पे। मेरे जो वाजीराम कोचिंग के जो क्लास नोट्स थे वो एज अ बेस काम कर रहे थे एंड दे वर वेरी सब्सटेंशिएट इनफ। हाउएवर उसमें एक इशू था, थोड़ा सा डेटा डेफिशिएंसी थी। तो सिक्योरिटी वाले पोर्शन के लिए सेम मैंने किया कि पहले तो ये देख लिया कि क्लास नोट्स में
वो सारा मतलब कीवर्ड्स एड्रेस हुए हैं, सिलेबस में मेंशन है या नहीं है। तो अगर कोई भी कीवर्ड मिसिंग है, यानी कि किसी कीवर्ड पे नोट्स नहीं है, तो सबसे पहले तो उस पर नोट्स प्रिपेयर कर लेना है साइट से, किसी भी सोर्स से। उसके बाद में अपने उसमें देखना है कि आपका फैक्ट्स डेटा उसमें सफिशिएंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्सलिज्म की बात करें, उस पर नेक्सलिज्म इज अ सिक्योरिटी थ्रेट, तो उस पर अगर हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो किस तरीके से हम जा सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की नेक्सलिज्म की डेफिनेशन, नेक्सलिज्म के कॉजेज क्या है, नेक्सलिज्म को किस तरीके से गवर्नमेंट डील कर रही है, स्टेप्स क्या लिए हैं। तो इन सब के साथ में फिर डेटा होगा कि कितने रिसेंट में अगर कोई इससे रिलेटेड न्यूज आई है तो आपको उसको भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी बोला कि इतने परसेंट इतने पर्टिकुलर रीजन में नक्सलिज्म अभी सिर्फ इतने में बचा है, या फिर इतने डिस्ट्रिक्ट्स अभी फ्री कर दिए गए हैं। इस तरीके से आप उसको अगर ऐड करेंगे, और स्पेशली जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है, उसका पर्टिकुलर कोई कीवर्ड है, तो आप उसको लिख सकते हैं। उन सब से क्या होता है कि आपको एक वेल फ्रेम्ड आंसर मिल जाता है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। अगर किसी कीवर्ड पे अगर गुंजाइश है आपके पास मैप बनाने की, फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म में अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करके रेड अलर्ट कॉरिडोर दिखा सकते हैं और मार्क कर सकते हैं टेरिटरीज या डिस्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हैं कि इसमें इंटेंस है, यहाँ पर थोड़ा कम है, और इस तरीके से दिखा सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि आपका कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें आप दिखा सकते हैं कि इतना टेरेन वाला रीजन ये है, प्लेन रीजन ये है, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है सिक्योरिटी को लेके, ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, इस ये कंट्री लगता है इधर साइड में, और ईस्ट में ये कंट्री लगता है। इस तरीके से आपका एक वेल फ्रेम्ड आंसर हो जाता है। तो सिक्योरिटी के केस में भी मैंने क्लास नोट्स के ऊपर वही मंथली मैगजीन से काफ़ी ऐड किया था, करंट अफेयर से। फिर न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती रहती थी, अगर मुझे लग रहा है कि वो रिलेटेड है सिक्योरिटी से, तो किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड आई है, पीआईबी की कोई न्यूज़ आई है, या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा रिलीज हुआ है, किसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ आई है कि इंडिया का जैसे साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स हो गया, कौन सी रैंक है, और हमने मतलब क्या स्टेप्स लिए। इस तरीके से सारा आप अपना अगर मटेरियल करंट और स्टैटिक को लिंक करके रखेंगे इस GS3 में, तो मुझे लगता है अच्छा स्कोर हो सकता है, जो कि फिजिबल है, काफ़ी अच्छा 100+ स्कोर करना। तो वही मैंने किया था कि स्टैटिक पार्ट कोचिंग से तैयार हो गया था, एंड उसके बाद में जो करंट वाला पार्ट है मैगजीन से उठा लिया, न्यूज़पेपर से उठा लिया, उन दोनों को क्लब करके आई कंसोलिडेटेड द नोट्स। तो इस तरीके से मेरा सिक्योरिटी वाला प्रिपेयर हुआ था। कोई बुक मैंने ऐसी सच फॉलो नहीं की थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका था एनवायरनमेंट। तो सेम गोज फॉर एनवायरनमेंट कि जो प्री और मेंस का है, मतलब GS3 जो मेंस का है और जो प्री वाला एनवायरनमेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी डिफरेंट है। कि जो मेंस वाला है उसमें कुछ डेफिनेट वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है आपका इसमें GS3 के मेंस वाले पोर्शन में एनवायरनमेंट का। तो इसके लिए वही मैंने सेम अप्रोच रखी, टॉपिक उठाया, टॉपिक के ऊपर नोट्स प्रिपेयर किए। सबसे पहले तो क्लास नोट्स ही थे, उसके बाद में उनको सब्सटेंशिएट करने के लिए जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका, तो उसके लिए जो NDMA की गाइडलाइंस आती हैं जो क्लास में नहीं कराई गई थी, मतलब 1-2 डिजास्टर की कराई गई थी, तो जो करंट में डिजास्टर चल रहा है अब, क्योंकि मेरे तीसरा अटेम्प्ट था, तो जो क्लास नोट्स हैं वो तो थोड़ा ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में, तो आपको उसमें ऐड ऑन करते रहना है। तो क्या डिजास्टर हुआ, फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड हो गई किसी टाइम पे, कोई एवलांच आ गया, तो कोई जो आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है वो हो गया। तो इन सारे करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए भी आप क्या कर सकते हैं कि उनको इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा सा विजिलेंट रह सकते हैं कि मतलब ये चल रहा है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, और यू शुड प्रिपेयर नोट्स ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, कि ये वाला डिजास्टर अगर न्यूज में आया तो इस पे आपके नोट्स होने चाहिए। और स्पेशली डिजास्टर के लिए मैं बता दूं तो आप एक फ्रेमवर्क जैसे तैयार कर सकते हैं कि कोई डिजास्टर है तो डिजास्टर से रिलेटेड डेटा कि कितना % एरिया इंडिया का प्रोन है, वर्ल्ड का कितना प्रोन है, फिर उस डिजास्टर का और भी फैक्ट्स हो सकते हैं कि यहाँ पे इतने %, जैसे अर्थक्वेक में हो जाता है कि 11% इज वेरी हाईली सेंसिटिव, फिर 30% डिस सेंसिटिव, इस तरीके से आप लेवल्स होते हैं उसको भी कर सकते हैं। मैप्स बना सकते हैं इसके डिजास्टर के केस में कि ये वाला एरिया पर्टिकुलरली हाईली इफेक्टिव है, फिर दूसरे शेड से दिखा सकते हैं कि ये लेस प्रोन है या फिर वेरी प्रोन है। तो इस तरीके से आप फैक्ट्स यूज कर सकते हैं, मैप को यूटिलाइज कर सकते हैं,
और डिजास्टर के केस में आप इस तरीके से आ सकते हैं कि पहले डिजास्टर का कॉज क्या है, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड देन अगेन। सो एक साइकिल वाला जो एक रहता है उसके अकॉर्डिंग भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम गोज फॉर क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक भी, कि डिफरेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, मैंने यूटिलाइज की थी, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गई, तो उसमें जो डेटा है उसको आप किस तरीके से मोल्ड करके यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट आंसर के लिए। उसमें एडेप्टेशन का हो गया, मिटिगेशन का हो गया, तो इसके लिए तो मुझे लगता है जो करंट की मैगजीन होती है आपकी, उसमें सफिशिएंट मटेरियल और डेटा मिल जाता है। उसके अलावा क्लाइमेट वाले केस में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा अगर एनवायरमेंट का देखें तो वही है कि आप कीवर्ड लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उस पर अपना फैक्ट्स को इंक्लूड कीजिए, डेटा इंक्लूड कीजिए, मैप्स को इंक्लूड कीजिए, और डिजास्टर वाले टॉपिक पर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपका एक होलसम नोट्स एनवायरनमेंट पे भी प्रिपेयर कर लेंगे। साथ के साथ थोड़ा पीवाईक्यू देख सकते हैं, इसमें देखने भी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका एक आपके नोट्स की रेलेवेंस समझ में आती है कि आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो आपका जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, जो आपका यूपीएससी की जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको एड्रेस करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, सपोज अर्थक्वेक पे आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, आपने पीवाईक्यू में जाके देखा, लेकिन जिस तरीके के नोट्स आपने प्रिपेयर किए वो पीवाईक्यू को एड्रेस ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि क्वेश्चन एड्रेस ही नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब देयर इज अ डेफिशिएंसी इन योर नोट्स और कंटेंट। सो उसके हेल्प से भी आप फिल कर सकते हैं गैप्स को। तो जो पीवाईक्यूज है आपके वो रेफरेंस काम करते हैं, और मैंने उसको इस्तेमाल किया मतलब एज अ रेफरेंस कि मेरे नोट्स की रेलेवेंसी एंड एडेक्वेसी को देखने के लिए कि वेदर दे विल बी सफिशिएंट और नॉट। तो दिस वाज अबाउट एनवायरनमेंट। इसके अलावा आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी, 4 ब्रॉड एरियाज आई हैव कवर्ड। और इसके अलावा बेसिकली जो मैंने फील किया तीनों अटेम्प्ट में GS3 को लेके वो यही था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी कुछ मतलब इस बार मैंने देखा कि क्वेश्चन के 3-4 पार्ट दे रखे हैं उन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन में, तो जल्दीबाजी में टाइम को लेके, क्योंकि टाइम क्रंच बहुत रहता है जीएस में, तो उसको लेके हम कभी कभी लास्ट पार्ट मिस कर दिया या कोई एड्रेस मतलब क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं कर पाए सही से। तो इस पर भी थोड़ा सा आपका आंसर हिल सकता है कि हमारे पास कंटेंट तैयार है तो वी ट्राई टू जस्ट वॉमिट इट आउट ऑन द शीट, कि मतलब जो हमारे पास है वो लिखना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का जो प्रारूप रहता है, जो फ्रेमवर्क रहता है ना, वो डिमांड ही अलग होती है और हम लिख कुछ देते हैं, हमें लगता है हमने लिख दिया। तो थोड़ा सा हल्का सा और क्वेश्चन रीडिंग में हम विजिलेंट रह सकते हैं। तो ये 3 सक्सेसिव अटेम्प्ट में मैंने देखा। इवन ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है GS3 के केस में। तो स्टार्टिंग में जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता था तो मेजरली आई गॉट फीडबैक दैट यू आर नॉट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑल्सो यू आर नॉट means you are not addressing second part of the question or first part of the question। तो मेरे साथ ये होता था, उस वजह से मेरे मार्क्स लेस देन 100 आते थे। और फिर उसको मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया, काफ़ी प्रैक्टिस की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की GS3 में, की GS3 में नहीं सारे GS में की इनफैक्ट, तो मेरा क्योंकि पेपर मेरा जो था एग्जाम था वो कंप्लीट नहीं होता था विद इन टाइम, तो इसके लिए मैंने क्या किया, आई यूज टू पिक आउट शीट्स ऑफ टॉपर, जिस टॉपर के थोड़ा GS3 में, जिस भी GS में मार्क्स अच्छे हैं उसकी शीट को मैंने उठाया और एक स्टॉप वॉच लगा के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके मैंने खुद से लिखा बिना देखे, स्टैटिक पोर्शन वाला। और फिर मैंने देखा कि उस क्वेश्चन में जो मैंने आंसर लिखा है, आई यूज टू कंपेयर इट विद द आंसर ऑफ द टॉपर, कि दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आंसर मतलब लगता है कि हाँ पॉइंट सेम है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन की डिमांड ही अलग है, मैंने ही कुछ और लिखा है, फिर वहां से लगता था कि अच्छा हाँ मुझे ये लिखना है। तो इससे अगर आप टेस्ट सीरीज भी नहीं ले रहे हैं स्टार्टिंग की प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी भी GS की, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपर्स की शीट को उठाइए, स्टैटिक पोर्शन जो आपने पढ़ लिया है उस टॉपिक को उठाइए, उस पर आंसर लिखिए जो टॉपर ने भी लिखा हुआ है उनकी शीट में से, और फिर उन दोनों को मैच कर लीजिए। क्योंकि आपको हो सकता है कोई आपका मतलब चेक करने वाला कोई ना, आपको बताने वाला कोई ना हो, फीडबैक देने वाला कि मतलब तुमने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है। अभी GS3 में एक डाउट और रहता है कि करंट और स्टैटिक को बैलेंस कैसे करें, मतलब ज्यादा करंट पढ़े या ज्यादा स्टैटिक पोर्शन को पढ़े, तो मतलब दोनों को बैलेंस कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि आप कीवर्ड उठाया आपने कोई भी, उस कीवर्ड को जो आप तैयार कर रहे हैं उसको स्टैटिक की तरह तैयार कर सकते हैं।
आपको जितना भी मटेरियल उस पर मिल रहा है, फैक्ट वगैरह, आप उस पर लिखिए, मतलब पूरा मटेरियल तैयार कर लीजिए, दैट बिकम्स स्टैटिक पोर्शन। अब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स मैगजीन मंथ की एक बार पढ़ ही रहे हैं, फिर बाद में पीटी पढ़ रहे हैं, तो इतना रखिए कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई भी करंट में चीज आ रही है तो यू शुड मेंशन इट, यू हैव टू मेंशन इट इन योर नोट्स, जस्ट पुट इट इन योर नोट्स, जिससे कि आपका स्टैटिक और डायनामिक दोनों एक साथ इंक्लूड होता चला जाएगा। तो मैंने करंट अफेयर्स के डिफरेंट नोट्स नहीं बनाए थे, GS3 क्या मतलब किसी के नहीं बनाए थे मैंने क्या किया था, अगर मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर स्टैटिक पोर्शन मेरा तैयार है तो नोट्स बन गया मेरा। अब कल को क्या होता है कि अगर मेरे को कोई टॉपिक मिलता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में मिलता है कि मुझे लग रहा है ये रेलेवेंट है मेंशन करने के लिए, देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन इट और इट कुड बी रेलेवेंट इन माय आंसर राइटिंग, तो मैं उसको न्यूज़पेपर से मैगजीन से उठाता था एंड आई यूज्ड टू मेंशन इट ओनली एट द प्लेस ऑफ माय नोट्स ओनली, जहां पे मेरे नोट्स थे उसी पे उसको मैं ऐड कर देता था, जिससे इसका एक फायदा ये होता है कि आपके जो नोट मेकिंग है और आपका जो रिवीजन है वो दोनों साथ के साथ चलता रहता है। सपोज आपने करंट अलग बना दिया और स्टैटिक अलग है, तो आप इसको रिवाइज करेंगे फिर इसको रिवाइज करेंगे, तो मेरा तो ये मतलब मेथड था कि आप जब स्टैटिक को रिवाइज करेंगे साथ के साथ आपका करंट रिवाइज होते चल रहा है, और इससे आपका जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको भी एक रिकॉल सही से हो जाएगा कि हाँ ये वाले स्टैटिक पोर्शन के साथ ही मेरा करंट मिक्स्ड है, तो एक वेल फ्रेम्ड आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये मेरा ये प्रोसेस थी मेरी करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करने की। बाकी क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए, डायनामिक आओ चाहे स्टैटिक आओ, अगर आपने हर कीवर्ड पे, आई एम मेंशनिंग कीवर्ड वर्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ दिस की सिलेबस से रिलेट बाहर कुछ आता वैसे कुछ है नहीं, अगर करंट भी आ रहा है तो इट विल बी समवेयर लिंक्ड टू योर टॉपिक। तो अगर आप वेल राउंडेड नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इंक्लूडिंग करंट इन योर स्टैटिक पोर्शन, so I think you will be able to handle any question whether it is of current affairs or of static। और इसके अलावा अगर मैं आंसर GS3 के आंसर राइटिंग की बात करूं पर्टिकुलरली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी शेयरिंग few of my sheets on my telegram channel and I will be giving the link to this video only for the telegram channel, you can see my answer sheets there also। उसके अलावा मेरी अप्रोच क्या रहती थी कि जो आंसर की मैं 3 पार्टी करता था जनरली, सब वही होता है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में स्पेशली इन GS3 आई यूज्ड टू मेंशन फैक्ट्स, डेटा और समथिंग सब्सटेंशिएटिव, कि मतलब कुछ पूछा है तो उसमें कुछ इफेक्ट डालने के लिए यू हैव टू मेंशन सम डेटा, जो कि मैं कर देता था GS3 में स्पेशली, नॉट इन अदर सब्जेक्ट्स। एंड ऑल्सो इन बॉडी पार्ट आई यूज्ड टू फ्रेम इट लाइक दिस कि कितने पार्ट्स क्वेश्चन के हैं, कितने पेजेस मेरे पास अवेलेबल है, यानी 15 मार्क्स का है, 3 पेजेस हैं, तो जितने पार्ट क्वेश्चन के हैं तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना होता है अपने पोर्शन को, कि इतने पेज में मैं ये वाला पार्ट लिख दूंगा, इतने में अगला वाला पार्ट लिख दूंगा। तो उसके हिसाब से मैं लिखता था अपनी बॉडी वाले पार्ट को, कि बॉडी में भी अपने डिफरेंट सेक्शन बन रहे हैं, कि पहला वाला पार्ट ये है, अगर पार्ट नहीं है सो दैट इज डिफरेंट थिंग, अदरवाइज इफ देयर आर पार्ट्स देन आई यूज्ड टू डिवाइड इट इन डिफरेंट पेजेस, फिर उसके हिसाब से मैं अपना फ्रेम करता था। बॉडी पार्ट में जो भी पूछा गया है उसको लिखने के बाद में आई यूज्ड टू गिव सम एग्जांपल, यू कैन सी आई फॉलोड श्रुति मैम्स नोट एंड ऑल्सो हर टेस्ट सीरीज शीट्स ऑल्सो। सो उनके तरीके से मैंने देखा कि मतलब आप पहले कोई एक आंसर हेडिंग डाला, आपने उसके पॉइंट्स लिखे, फिर उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप उसमें एग्जाम्पल मेंशन कर दे रहे हैं, आप कोई फैक्ट मेंशन कर दे रहे हैं, डेटा मेंशन कर दे रहे हैं, तो आपके फैक्ट को आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आपका जो लाइन है, आप उसको जनरल पॉइंट को भी आप एज ए स्पेसिफिक पॉइंट बना सकते हैं और इट शोज गुड। तो यही मैंने किया था हर अपने बॉडी वाले पैराग्राफ में, आई यूज्ड टू मेंशन सोर्सेज ऑल्सो, और फैक्ट लिखने के बाद में प्लीज मेंशन सम सोर्सेज की, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए कि ये फैक्ट मतलब आया कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया इज एट some place 10th, let's say 10th place in cyber security field, so अब ये किसने बोला है वो नहीं पता ना, हम अपने मन से बना रहे हैं क्या, तो उसके लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि रिलीज बाय दिस साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स बाय दिस रिपोर्ट, तो उससे आपको थोड़ा सा और फोर्स मिलता है आपके आंसर को, तो वो मैंने किया था। बाकी कंक्लूजन लिखते में भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लिख देता था, जैसे कि कोई कमिटी वाला पॉइंट हो गया, या फिर बेस्ट प्रैक्टिस, स्पेशली कोई ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई गवर्नमेंट का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू विल फाइंड इन माय शीट्स की मतलब इन कंक्लूजन आई यूज्ड टू मेंशन दीज थिंग्स, जिससे कि आप एक वेल राउंडेड आपका आंसर हो जाता है, कि स्टार्टिंग विद सम रेलेवेंट फैक्ट रिलेटेड टू क्वेश्चन ओनली, एंड देन राइटिंग द बॉडी, एंड देन फिनिशिंग इट विद द
with a positive note. If you are criticizing the some issue also, so please mention some positive aspect of this also, that what can we do, rather than just focusing on the negative aspect. You have to give some critically, you have to do some critical analysis, but you have to mention some positive things also, just to show that you have some solutions. So this I used to do. Even I used to mention government schemes and steps in the last conclusion, or some global best practice. So this was a brief about my GS3 answer writing. नेक्स्ट थिंग इज दिस कि मैंने मेरा केपी तीसरा अटेम्प्ट था, तो कि 3 अटेम्प्ट में मैंने सक्सेसिवली मतलब क्या सीखा, गलतियां क्या की, अगर उस पर बात करें कि आप वो चीज़ ना करें, तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेरा इशू था कि मैंने सिर्फ 2021 में मई में तैयारी शुरू की थी और मेरा अटेम्प्ट था जून में. सो आई टुक ओनली 1 ईयर टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स, जो कि थोड़ा सा नहीं मतलब रशी था. 10-11 महीने की प्रिपरेशन के बाद जब अचानक प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं विदाउट एनी आंसर आई डी प्रैक्टिस फॉर मेंस, तो इट वाज अ बिट हैपेजर्ड फॉर मी. तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा पुशिंग टाइम रखें, कि अगर आप कहीं कोचिंग कर भी रहे नहीं भी कर रहे, नोट मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो आई विल से कि एटलीस्ट 1.5 साल का 1.5 ईयर इज मिनिमम टाइम की आप रखें, जिससे कि आपका वेल क्राफ्टेड नोट्स भी हुए, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो मेरा जो सबसे बड़ी गलती थी ये थी कि मैंने एकदम तुरंत एग्जाम दिया. आफ्टर कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में 1-2 महीना मिला, प्रीलिम्स दे दिया, वो होता ही चला गया फिर गॉड्स ग्रेस. तो लेकिन तब भी रैंक 743 थी. तो सेकंड मिस्टेक ये थी कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाया था. जो मेरी स्टार्टिंग में मैंने की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी, प्री और मेंस के बीच में जो 3 महीने मिलते हैं उसी में की. और मैंने जो पहला अपना एग्जाम लिखा था, पहला जो पेपर लिखा था, सेक्शनल टेस्ट लिखा था हिस्ट्री का मेंस का, तो वो मेरा 4 घंटे में कंप्लीट हुआ था. और इट वाज वेरी मतलब डिस्टर्बिंग हो गई कि 4 घंटे के पेपर को 3 घंटे में कैसे मेरे को लेके आना है. तो वो गलती अगर आप ना करें तो इट विल बी वेरी बेटर कि आप स्टार्टिंग से थोड़ा आंसर राइटिंग पर ध्यान दें. जो मैंने पहले बता दिया किस तरीके से करें, भाई अगर आप फॉलो कर ले कि आप साथ के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते चले जाएं, तो आपको मेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने ऐसे के लिए भी सेल किया, प्री के बाद में शुरू किया. तो होता क्या है, आपको सिर्फ प्री के बाद में 3 महीने मिलते हैं, तो मेरे पास 3 चीज़ें चल रही थी साथ के साथ. जीएस चल रहा है, जीएस की आंसर राइटिंग, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ में एसए का चल रहा है, ऑल्टरनेट टेस्ट सीरीज. तो पैरेलली तीनों को मैनेज करना साइमल्टेनियसली इट बिकम्स अ बिट नॉट ओनली हैपेजर्ड बट इट बिकम्स अ चैलेंज एंड हेडेक ऑल्सो, एंड यू फील एग्जॉस्टेड. तो उसके लिए वैसे के लिए भी आप अगर स्टार्टिंग में थोड़ा अपना कंटेंट स्टार्ट करना, टॉपर्स की शीट, एटलीस्ट रीड द शीट्स ऑफ फ्यू ऐसे टॉपर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छे, विक्रम ग्रेरल्स है उनका ब्लॉग है पूरा मिशन का करके, यू कैन रीड दोज एसेज. अनुदीप सर के आप जिनकी बुक है एक फंडामेंटल्स ऑफ एसे आंसर राइटिंग, उनको आप पढ़ सकते हैं एसे के लिए. तो जो मैंने नहीं किया था प्रीलिम्स से पहले, आप धीरे धीरे अपने मेथ्स के ड्यूरिंग जब मेथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में इन योर बिगनिंग ऑफ दिस जर्नी, तो आप तभी आप ऐसे को रिप्यूट कर सकते हैं. और फर्स्ट कैट पे जो मेरी प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि मेरे नोट्स तो प्रिपेयर थे, बट दे वर लैकिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, दे वर लैकिंग, जैसे मैंने बताया कि डेटा कमीशन कमिटी एग्जाम्पल्स उसमें नहीं थे, इतने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स नहीं थे. तो इनिशियली अगर आप हो सके तो नोट मेकिंग में अपने थोड़ा सा साथ के साथ, मैंने कह रहा कि एकदम बाकी रखो डेटा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा अगर डेटा भी इंप्रूव करेंगे या रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कमिटीज, इससे क्या होगा आपको, तो उसको रटने की बात वो जब की पड़ेगी, हर रिवीजन के साथ आपका वो रिवाइज होता रहेगा. होता क्या है जनरली यार लास्ट में जाके डेटाबेस बना लेते हैं, लेकिन उसको फिर ये सब काफ़ी बल्कि डेटाबेस बन जाता है, और दैट इज़ गुड, बट वो आपके नोट्स में भी पहले होना चाहिए. नोट्स में होने के बाद में अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, एक चीज़ होती है, मतलब आपका जो एक बल्कि नोट्स हो गए जो आपने एक चीज़ लिखी हुई है, उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं. अगली जो मेरी मिस्टेक थी वो यही थी नोट्स के रिगार्डिंग कि मेरा मटीरियल कंसोलिडेटेड नहीं था और वो बिखरा हुआ था अलग जगह. तो जीएस के पेपर वाले दिन आपके 2 जीएस होके, GS 1, 2 एक साथ, GS 3, 4 एक साथ, तो आपको टाइम नहीं निकलता रिवाइज करने का. तो इट्स बेटर कि आपके पास में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड रहो. जो भी शॉर्ट नोट्स पे क्या किया था मैंने, आई रोट फैक्ट्स, आई रोट डेटा,
इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने बहुत मेंशन किए थे उसमें कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड लिखा, उसका डेटा लिखा, पेट लिखा कि अगर मार्क्स क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ रहा है तो मेरे आंसर में ये पर्टिकुलर चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर उससे रिलेटेड चीज़ आ रहा है फिर आई विल mold my answer according to the demand of the question. Then I will substantiate those their answer with the facts and data and keywords which I have written in my short notes. तो इस तरीके से मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स भी अब बनाए, ऑप्शनल के लिए भी, जीएस के लिए भी, इवन फॉर द फॉर एसए ऑल्सो। तो ये नोट पेकिंग वाला थोड़ा सा मेरी मिस्टेक थी कि मैंने कंसोलिडेट नहीं किया था। ये कुछ मिस्टेक्स थी मेरी, जो की मिस्टेक्स है जो मैंने की फर्स्ट अटेम्प्ट में। बाद में सब्सिक्वेंटली मैंने धीरे धीरे एडप्ट किया को भी थर्ड में, मतलब आई थिंक कर लिया मैंने। तो ये मिस्टेक्स आप एज अ सजेशन ले सकते हैं जो आप ना करें। और इसके साथ ही अभी मैं इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में बोल दूंगा कि मेरा टेलीग्राम लिंक दे देंगे वो, और उससे मैं पूरा कंटेंट जो भी मेरा मतलब मैंने फॉलो किया, आई विल बी मैंशनिंग दैट इन माई टेलीग्राम चैनल। और मैंने कैसे मेरी जर्नी रही टोटल 3 साल की, वो भी मैं उसको मेंशन कर दूंगा। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर एस्पिरेंट्स लाइक मी जो कि तब शुरू करने वाले हैं अभी, जो जैसे मैंने शुरू किया था और काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है स्टार्टिंग में। और इसके साथ ही मतलब आई वुड लाइक टू थैंक डीकेटी ऑल्सो कि उन्होंने ये मेरी बात मतलब अब तक रखने की एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। आई थैंक इन डीकेटी। मैंने भी इनकी काफ़ी वीडियोस पहले देखी थी, स्पेशली ममता नेट की वीडियो फॉर फिजिक्स ऑप्शनल, सो इट हेल्प मी and I think it now it's my time ki I also I kind of pay that I earn I learned from this platform, so I'm thanking DKP for organizing this this platform and for this talk, and also for the aspirants who are appearing for prelims examination this month on 25th May. I am wishing all of you a very all the best. Last year I also appeared from prelims, so I can understand it is a very high time. I will say just also for those aspirants who are appearing for prelims, just revise whatever you have. Don't read new material and try to revise as much as you can. And I'm no, all the best to you, and I hope you make it. And thank you. Vanakkam, dear brothers and sisters. Myself Sivachandran. I have secured All India rank 23 in the recently concluded UPSC Civil Services Examination 2024. I have scored 96 in my General Studies 3 paper. Generally, it is considered the 96 marks is considered more than average marks. So I thought it would be beneficial and in the best interest of all the aspirants if I could share the few things which I know with respect to the preparation, the book list and the answer writing strategies for GS3 paper. So firstly, coming to the syllabus of GS3 paper, the topics have been divided into 20 as per the UPSC syllabus sheet. So broadly it can be classified into the Indian economy, agriculture, science and technology, disaster management, and internal security and environment. So these are the broad topics in GS3 paper. I'll go in a graded manner. Firstly, covering the sources that I use. Secondly, covering the specific tips for writing answers in GS3 paper. And thirdly, covering all the other aspects associated with the paper, the miscellaneous aspects of the paper. Firstly, the source. Going to the economics component, the Indian economics component, the basic book that I firstly followed was the NCERT books and the macroeconomics and microeconomics. Though they are not highly relevant towards examination perspective, they serve as the foundation for future readings, because we'll be studying other standard books for the UPSC examination. In order to understand them and appreciate the content that is given in those standard books, it is very important that we understand the basic concepts and topics that is given in the 12th standard and the 11th standard NCERT economics book. So since I was from the commerce stream in school, I studied economics and I always found the subject easier because of my fundamental understanding. So it is very important to have this, pick up this fundamental ideas correctly, and for that these basic books, the 11th and 12th NCERT books will help you a lot. Once you complete that, there are several standard books in the market that can be used. I have known friends, I used a particular book and my friends use different books,
and there is no hard and fast rule. Only X book or Y book should be used. At the initial stages of preparation, I used a book that was authored by Mr. Ramesh Singh, Indian Economy by Ramesh Singh. A few of my friends used books that were authored by Sanjeev Verma, and recently there are books in the market that has been authored by Mr. Nitin Singhania, by Mr. Vivek Singh. So all these are standard books. They have good quality content and have also comprehensively covered all the topics that are relevant for UPSC civil services and also for other competitive examinations. So this is the firstly book list. Coming to science and technology, this is for economics. Then coming to science and technology, I made my own set of notes because the topic science and technology is quite dynamic, because every year new kinds of technology keep coming up. So it is very difficult to keep ourselves restricted to a particular book list. That is, an older book will not be relevant from the examination perspective, because if you are going to refer the previous year questions in the GS3 paper for as far with respect to the science and technology topic, you will see that the questions that are asked would be relevant for that particular year, because a new innovation would have come up in the industry or in the market that would have been tested. So studying a particular static book wouldn't be helpful. In this regard, I relied on the science page of The Hindu. Every day you have a new invention or a new research publication that has been discussed in detail. So there are certain topics that would have been covered very comprehensively and would have been of a highly advanced level. So it is not necessary that we go into such depths and such advanced knowledge, but a basic understanding of what has been discussed and noting them down will definitely help us in answering questions of these type. And also we'll regularly be covering current affairs from different coaching institutes. There as well, they would have divided topics into different subjects studying the science and technology topic in the current affairs will also help us keep updated in this regard. Secondly, with respect to environment, I used the PMFIA's publication. It had a good visual representation of different topics. For example, the nitrogen cycle, sulfur cycle. So all these were very clearly explained using visual aid in the textbook. So that helped me memorize the concepts better. So that was the book that I used. Then for internal security, once again I had my own notes based on different current affairs topics, and also the compilation released by coaching institutes. Time and again, coaching institutes release different compilations that are free of cost. For example, during the mains time, Vision releases something called the Mains 365. ONDIS releases something called Prahar. So all these texts are standard, and they try to cover all the current topics in whatever topic we are discussing about. So once you go through it, there will be certain topics which you haven't covered before. Those things you can always pick it up. You can always try to make notes of it along with value addition that can be used during your revision stages. Then there are certain topics wherein you will have to take up data and value adding points. For example, topics in agriculture, economics, value addition is of utmost importance. For these topics, I used economic survey and the Indian budgetary documents. So they have comprehensive set of data which can be used in different papers, GS2, GS3, GS4, and can also be interlinked among different concepts and areas. Disaster management is another topic in GS3. It is quite easy to cover the topic. Firstly, we have to cover the different kinds of disaster, the precautionary measures towards them, and the recent data associated with them and how they have evolved over a period of time. For example, we see cyclones intensifying in the recent days, cyclones becoming unpredictable in the recent times. So data in this regard will be very helpful. For this, we can divide our entire notes into different kinds of disasters. For this, content can be taken from websites such as that of NDMA's website. So you have comprehensive content given in them. And after one part being the different kinds of disaster completed, second thing would be the different policies that are extensively being followed at the international level as well as at the national level
in order to prepare the community for disaster, mitigate these disasters, and also for rehabilitation and reconstruction after a particular disaster has occurred. Thirdly, all the legal frameworks and good understanding about them. In the Indian case, we have the Disaster Management Act, so within which we have different institutions, different setups such as the Disaster Response Force. We have the National Disaster Mitigation Fund and the Response Fund. Good understanding about how all these things are working and how these can be even more streamlined in the coming years based on the evolving nature of disasters will help us give better answers. Above all, so for this I had notes. I did not follow any particular material. I used websites such as that of NDMA, Down to Earth, and also data that was given time and again in the newspapers for making my own notes. I had 5 to 6 pages notes for this topic. Book lists have been covered, that is the source from which I have prepared for GS3 has been covered. Next is answer writing, the most important component. There is a general misnomer that GS3 is a very challenging paper, and GS3 is a paper wherein the scoring scale is very stringent and it is very difficult to score. The one common reason why people I feel are unable to score in the subject are due to the generic nature of answers that are being given. What happens in GS3 paper is that the static points are very easy to generate and they appear to be very generalized and not argumentative. So these points appear as if we are talking in there. So when if we are to substantiate these different points with visual aids, data, facts, examples, case studies, our answers would be more substantive. Our answers would convey a point to the examiner that we are not somebody who have a superfluous knowledge in this subject, but we have profound and deep knowledge, prompting them to give us better scores. So it is always important that we give specific points to our answers, and the specific points comes with the value addition. For this value addition, I worked by making notes. I divided the entire UPSC GS3 syllabus into 20 topics. I just copy pasted whatever has been given in UPSC syllabus sheet. They are given 20 topics starting from agriculture, irrigation, investment models, infrastructural development and growth, and so on. So for all these different topics, I tried to make a value addition. For this value addition, I used different sources. First and most important was newspapers. These value additions were not these value addition points. I picked them up not in a single day, but it was done over a period of time for months and for years together. I used to follow the newspaper every day, and every different day some interesting topic or data used to come up in news articles in the newspapers or in the online news feeds. I used to pick them up. I used to jot them down under the particular UPSC syllabus topic under the GS3 notebook. Those things I consolidated a few days before the mains examination, which I revised it multiple times so that I could recollect and remember them in the exam pressure environment. And I also use this data for multiple mock tests. So because it is not only important if we are to memorize these data, but it is also important that we are able to replicate in the examination unless or else everything goes waste. For this, I use them in multiple mock tests and also revise them so that I was able to recollect them at the required time. So answer writing, first important thing which I had stated was being more specific with value addition. Second is the speed. Speed is very important aspect for GS3 because at times we'll have to give certain answers that are analytical in nature. We may have to do good brainstorming before attempting the question. So time becomes a key factor in the examination. In order to counter this limited time factor, the only possible way out is practice, practice and practice. As we keep writing more and more answers, our expertise in completing a particular paper within the given time frame goes up. It becomes like a muscle memory and automatic. We don't have to generate new points every time we look at a question, but it all starts coming automatically. So the only strategy which I prescribe for completing a particular paper within the time frame is to write as many tests as possible. If possible, even to go for daily answer writing. Maybe you can attempt 7 questions every day.
I used to follow this regimen. Right before the mains examination, we had 90-95 days. Of the 95 days, I utilized the 70 to 75 days for daily answer writing. For GS3, I used 20 to 25 days, wherein I used to write 7 questions, 4 10 markers and 3 15 markers. 85 marks in 1 hour. That used to be my daily answer writing regimen. This definitely helped me in completing my paper on time. We were discussing about the reasons as to why people find the GS3 paper challenging and least scoring because of the generic nature of answer writing and the need for being more specific, substantiating and value adding. So now comes the next question as to the source from where we can do this value addition. And again, as I discussed before, newspaper used to be one important component. Apart from newspaper, there are few documents like the economic survey, the union budget documents, which are gold mine of data information. They provide comprehensive data. They provide data on multiple topics, reading which we can substantiate points that we write in GS paper 3, GS paper 1, GS paper 2, GS 4, and also possibly in paper 1, that is financial markets topic in paper 1 of commerce and accountancy, and also other options. Commerce and accountancy was my option, so I gave a mention about it. It can also be used for other optional subjects. So I would suggest that few topics in the economic survey such as agriculture, industries, services sector, glimpse of the Indian economy, the external sector can be gone through, not from the summarized text that is released by the coaching institutes, but from the bare text of the economic survey, so that we get an end-to-end understanding of such topics and also about the important data that would be relevant in the GS3 paper, because most of the questions that are tested in GS3 paper from the economic topic are those that are relevant from the current event perspective, that are given great importance by the government, and these topics are very well covered in the economic survey. So as you read it, you will subconsciously build a very good understanding of all the contemporary economic issues and also build a strong fundamental understanding about the data that you need to be giving. Value addition not only involves data and facts, but also visual aids can be used. For example, I used to use pie chart, revenue sources, the expenditure destinations of Indian government can be depicted by way of bar diagrams. Different visual aids can be used for making your answer more attractive. A particular thing wherein you write number, if you have to put it in visual terms, but in a crisp and concise manner, will add a better value and will add a better aesthetic component to your answer writing. So these things will definitely help you in scoring that additional 5 to 10 marks in GS3 paper, increasing your competitiveness, helping you find your name in the final rank list. And for GS3 papers, I observed that there are certain topics which are often repeated in the examinations. When we take topics such as agriculture, irrigation patterns, public distribution systems, then food processing industries, there are certain topics which keep getting repeated. So it is important that we identify those topics and do a very good reading of them. And for identifying those regularly repeated topics, PYQs will help you to a great extent. If you are to give a brief and cursory look through the PYQs, you can very well identify those topics. This thing apart, there is also an important need to do good revision of the previous year questions as far as GS3 is concerned, because it helps you in understanding as to how the questions are framed. As you see more and more previous year questions, your ability to write answers to all the GS3 questions in the coming examinations will be definitely enhanced. Thank you, dear friends, listening to me patiently. I am very sure that these several points that I have discussed with you will help you towards your GS3 paper preparation. I wish you all the best for you, and I'll definitely see you on the other side of the line. You will all be successful, and once again, all the best for your upcoming examinations. हेलो, मेरा नाम शिवानी है एंड इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में मेरी रैंक 71 आई थी एंड मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है
एंड दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट। सो अभी मैं आपको अपना GS3 मैंने कैसे तैयार किया उसके बारे में बताना चाहूँगी। GS3 का एक मेजर पार्ट इकोनॉमिक्स होता है, तो इसे मैंने अपने ऑप्शनल के साथ ही मर्ज करके तैयार किया था। तो उस पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज अगर हम बात करें तो सबसे पहला सोर्स जो मेरा था वो था मिश्रा एंड पुरी की एक किताब आती है ऑन इंडियन इकोनॉमी। उसको लेकर मैंने उससे अपने नोट्स बना लिए थे। वो काफ़ी एक बल्कि बुक है और उसमें जो डेटा एंड फिगर्स हैं वो थोड़े पुराने दिए हुए हैं। तो इसके अलावा आई थिंक इट कवर्स मेजर पार्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द UPSC सिलेबस फॉर GS3। सो एग्रीकल्चर कवर हो जाता है उसमें, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज एरियाज़ आर सेपरेटली कवर्ड। तो ये आपका एक बेस बन जाएगा अपने नोट्स के लिए। आप इसे सप्लीमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के थ्रू। तो अगर आपको रेलेवेंट प्रेजेंट डेटा चाहिए तो आप इकोनॉमिक सर्वे को रेफ़र कर सकते हैं, विच इज़ एसेंशियली treasure trove on the Indian economy, and it provides you on relevant data not just for like 1 year but also for the past few years. So that would give you a sense of how the Indian economy is performing. And beyond this, current affairs आप prefer कर सकते हैं। I used Vision का Mains 365 and I had a very selective reading of it depending upon different sectors। जो थे उसके हिसाब से ही मैंने उसको पढ़ा। आई डेंट गो इन डेप्थ। आई डोंट थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उसको इन डेप्थ पढ़ें बिकॉज इट एड्स टू द बल्क ऑफ योर नोट्स। इन दिस केस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इकोनॉमिक्स पार्ट ऑफ GS3 आप एक बार पास्ट ईयर्स पढ़ लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस एरियाज़ पे आपको फोकस करना है और किस एरियाज़ के आपको नोट्स बनाने चाहिए। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, और आप अपने नोट्स उसी हिसाब से फिर फ्रेम कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका इकोनॉमिक्स के लिए। देयर इज़ अ ब्लॉग ऑफ अर्थापीडिया विच हैज़ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इन इट। तो जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का सब पार्ट है इन GS3 आप इस ब्लॉग से देख सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और काफ़ी डिटेल में भी दिया हुआ है, तो आप समझ भी सकते हैं आसानी से। फिर साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही डायनामिक और वास्ट टॉपिक है। इसको करंट अफेयर्स से ही प्रिपेयर करना मैंने वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। तो एक तरफ मैंने करंट अफेयर्स रखे थे एंड ऑन द अदर साइड आई यूज्ड द PMFIS करके एक ब्लॉग है। उस पे साइंस एंड टेक के बेसिक जो साइंस एंड टेक होती है, the achievements of different scientists, Indian scientists and advancements, new advancements, इन सब के बारे में उस साइट पे अच्छे से कवर किया हुआ है। तो मैंने उधर से अपने नोट्स बना लिए थे एंड देन अगेन आई सप्लीमेंटेड देम विद करंट अफेयर्स। तो जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात हो रही है या फिर चंद्रयान के ऊपर बात हुई, तो दैट आई एडेड टू माई नोट्स। इससे काफ़ी स्पेसिफिक नोट्स भी बन गए मेरे, और ये क्वेश्चंस रेलेवेंट भी हैं और पास्ट ईयर्स में भी आए हुए हैं। तो इससे एक अच्छा आइडिया भी हो गया कि कैसे मुझे आंसर करना है उन क्वेश्चंस को। अगेन आई वुड से कि एक बहुत ही वेरिएबल और वास्ट एरिया रहता है साइंस एंड टेक का। वो काफ़ी जनरल चीज़ें भी पूछते हैं और काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछते हैं। तो इस पे अपना ज़्यादा टाइम लगाने से इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव। सो इंस्टेड आई वुड रिकमेंड कि आप अपना बेसिक्स कवर कर लीजिए और अपने करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए। बियॉन्ड दैट आप अपनी डिराइव्ड नॉलेज से आंसर लिख सकते हैं, तो बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कवर एवरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। तो एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पार्ट है, उसका नोट मैंने ऑनलाइन बना लिया था। वो रिसेंटली भी न्यूज़ में रहा था, तो मैंने उससे डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैव उनका समरीज़ फॉर दिस, तो उससे मैंने एक अपनी समरी बना ली थी। एंड उसके बाद एक इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी जो हो जाती है, उसके लिए मैंने PIB को रेफ़र किया था। उससे को रेफ़र करके मैंने सारा जो इंडिया का NDC है, पंचामृत है, उसके ऊपर अच्छे से मैंने नोट बना लिए थे।
एंड साथ ही साथ आई वेंट बैक टू डिफरेंट क्लाइमेट समिट्स जो हुए हैं फ्रॉम पास्ट 1992 टिल प्रेजेंट, सो गिविंग मोर वेटेज टू द प्रेजेंट क्लाइमेट समिट, एंड आई मेड नोट ऑन कि उस समिट में क्या इंडिया का पोजीशन रहा है और किस चीज़ों में इंडिया हैज़ फोकस्ड मोर ऑन, सो दैट आई एडेड टू माई नोट्स एंड इट हेल्प टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि इंडिया की पॉलिसी क्या है और डिफरेंट क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इश्यूज़ करंट में क्या है. इसके बियॉन्ड टू कवर द पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन पार्ट ऑफ द सिलेबस देयर इज़ शंकर IAS का एनवायरनमेंट का बुक. आई यूज दैट टू स्टडी प्री एज वेल, तो मैंने वही नोट्स लिए थे एंड आई मेड देम फॉर मेंस एंड दे हेल्प मी कवर द एनवायरनमेंट वाला पार्ट अच्छे से. इसके अलावा सिक्योरिटी कवर करने के लिए देयर इज़ अ बुक कॉल्ड चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी by Ashok Kumar. I think that book is oriented towards the exam, so it covers comprehensively जो आपके different parts of the syllabus है. आप उस बुक को रेफ़र करके आप अपने नोट्स बना लीजिए. ज़्यादातर वही चीज़ें आती हैं जो करंट अफेयर्स में रेलेवेंट रहती हैं, तो उस पे फोकस करना becomes very important. Then when it comes to disaster management, that I believe is समथिंग दैट यू विल हैव टू गूगल. आप वो गूगल कर सकते हैं. उसका आप डिफरेंट डिज़ास्टर्स ले लीजिए, जैसे फ्लड्स हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक हो गया. आप इसका देखिए कि इनका कॉज क्या होता है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है. कोई रीसेंट इवेंट हो जो न्यूज़ में आया हो तो उसका आप एग्ज़ाम्पल नोट कर लीजिए एंड हाउ टू मिटिगेट इट. एंड देन अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट की स्पेसिफिक पॉलिसी रही है तो NDMA की वेबसाइट पे दे हैव गिवन डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज डिज़ास्टर्स. आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं. वेरी ब्रीफली देयर आर hefty documents, these are proper big documents and reports. तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें ब्रीफली रेफ़र कर सकते हैं and they will build your understanding about how Indian government is organizing disaster relief efforts. And इस केस में कोई भी चीज़ जो करंट न्यूज़ में आई है, कोई डिज़ास्टर जो करंटली न्यूज़ में है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, स्टैम्पेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन चीज़ों पे आप फोकस ज़रूर करिएगा, इनका स्पेसिफिक नोट बना लीजिएगा तो आपको आंसर राइटिंग में भी आसानी होगी. तो इस पेपर में मेरे मार्क्स 100 थे एंड आई रिलाइड ऑन माई ओन नोट्स. I did not take any coaching for preparing for this. However, I took help of test series. I subscribed to 2 test series. एक Vision IAS की test series थी और एक मैंने Forum IAS की test series यूज़ की थी. तो both of these test series were useful and they helped me know कि time limit में paper कैसे complete करना है. तो वो part भी उसमें काफ़ी useful रहा उन test series के through. So throughout my 4 attempts I realized that this paper is very dynamic and it's a very current affairs based paper. तो major role इसमें beyond आपकी specific books और आपके specific notes, current affairs का एक major role रहता है. तो अगर आप current affairs अच्छे से तैयार करें, major events अगर आप note कर लें और उनको अच्छे से तैयार करें तो आपका ये पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा. व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग फॉर दिस पेपर, आई प्रिपेयर डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट. तो जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया तो मेरा ये फॉर्मेट था उसमें कि I would start with a data or a committee report and then after the main body my conclusion in this paper was always very optimistic. For example कि how will this help in reaching the goal for Viksit Bharat, या फिर how will this help in fulfilling our SDG का जो target है वो कैसे हम fulfill कर सकते हैं, how can we fulfill our climate target if we follow this particular recommend. So basically जो conclusion था, I tried to keep it as optimistic as possible and I tried to also add not just data, facts and figures but also कि अगर कोई SDG है उससे related
if there's a SDG on zero hunger, I added that. Climate action पे there's an SDG, so I added that in this paper. For writing answers in security, it becomes important कि आप start करें from committee report, अगर आप वो कोट कर पाते हैं, और कोई करंट इवेंट अगर आप कोट कर पाते हैं, तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन स्टार्टिंग और इंट्रोड्यूसिंग योर आंसर. आप कंक्लूड भी इसी तरह कर सकते हैं कि आपने रिकमेंडेशंस दे दी किसी कमेटी रिपोर्ट की, तो वो अगर आप बता दें तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन having a proper conclusion to your answer. Beyond that, science and tech में you should, I think, stick to the question as much as possible. जो क्वेश्चन में पूछा है, अगर आप वो डायरेक्टली या आंसर कर पा रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट. फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गिविंग एग्जाम्पल्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये डिज़ास्टर पहले कहाँ पे हुआ था, एंड गिविंग इंडियाज़ पॉलिसी ऑन दैट पर्टिकुलर डिज़ास्टर. या फिर कोई रिसेंट में लैंडस्लाइड मैपिंग हुई है, तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. That adds weightage to your answer and makes it more complete. After this, I think कि इस पेपर में it's very important to know कि question का demand क्या है. So accordingly आपको answer करना है, because इस पेपर, because it's a very current affairs heavy paper, it's not possible कि आपको सब पता होगा या आपको हर चीज़ के बारे में knowledge होगी. So it becomes important कि आपकी जो knowledge है, that you can apply to how to answer what the question is demanding. अगर आप उस तरह से फ्रेम करते हैं अपने आंसर को, that gives you an edge and helps you also write a very complete answer as such. So इससे आपका एक अच्छे से तैयारी होगा. इसके लिए अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप पास्ट ईयर्स अच्छे से पढ़ें. आई नो कि ये करंट अफेयर का फोकस्ड पेपर है, बट अगर आप एक पास्ट ईयर्स पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सिक्योरिटी के इतने क्वेश्चंस आएंगे, एनवायरनमेंट पे एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, एक 10 मार्कर आएगा या फिर एक 15 मार्कर आएगा. उस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो आप उस हिसाब से उसकी तैयारी कर सकते हैं, उतना वेटेज देकर उस पर. सो अगर आप पास्ट ईयर्स करते हैं तो उससे एक ये बेनिफिट ज़रूर रहेगा आपको. ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, पर ऐसा होता है कि ये तो मतलब इसकी तैयारी नहीं की थी आपने, पर फिर भी आपने आंसर कर दिया. सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर, मैंने कोई ऑनलाइन चैनल्स या कोई ऑनलाइन मटेरियल एज सच यूज़ नहीं किया था. आई रिलाइड मेनली ऑन current affairs, past years, and my own notes. So I consolidated all of these 3 into one note which I used for writing answers, and I continued this. I had the same strategy for my last attempt as well, and I continued this strategy because दोनों ही cases में मेरे अच्छे marks आए थे, तो इसीलिए मैंने ये strategy continue रखी. Finally जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो इन दैट केस लेट्स से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी ट्रिकी, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसे आंसर कैसे करें. जनरली इस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं बिकॉज काफ़ी करंट अफेयर कंपोनेंट अटैच्ड है और काफ़ी रैंडमनेस है इस पेपर में. सो इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस, I think it's necessary that you don't panic. First of all, you try and remember कि what is the related thing, आपने इसके related में क्या चीज़ पढ़ी है which you can utilize in your answer. For example, इस बार एक asteroid attack, अगर asteroid अर्थ पे फॉल करता है तो उस पर एक क्वेश्चन आया था that क्या लाइफ एक्सटिंक्ट होगी इस केस में. तो ये ऐसा बहुत ही रैंडम सवाल था अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर हम इसका याद करें कि नासा हैज़ अ डार्ट स्ट्रैटेजी, देर आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विच वर बीइंग डन जिसमें नासा हैड टेकन पार्ट, इसरो हैड टेकन पार्ट. सो अगर हम ये पैनिक ना करें एंड देन इफ़ वी ट्राई एंड रिकॉल दीज सिंपल फैक्ट एंड देन मोल्ड देम इनटू एन आंसर of how it was or how you can write this answer, have a proper body कि इसमें impact क्या होगा, इसका mitigate करने के लिए जो strategies हैं वो आपने कोई सोची हो
या फिर कोई गवर्नमेंट्स ने ली हो तो अगर आप वो लिख सकते हैं इस केस में, सो दैट विल हेल्प इट मेक अ कंक्लूसिव आंसर and it will also help you fetch some marks at least. It is possible that you won't be able to fetch very nice marks in such a random question, but I believe कि अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो that helps at least थोड़े marks आपको मिल जाएंगे and वो blank नहीं जाएगी आंसर शीट. In terms of time management, I did not divide question wise. मैंने ऐसे डिवाइड नहीं किया था कि 7 मिनट में इतना क्वेश्चंस पूरा करना है. मैंने डिवाइड किया था कि 5 क्वेश्चंस आई विल कंप्लीट इन अबाउट 32 मिनट्स, देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस द 10 मार्कर्स, देन नेक्स्ट 10 मार्कर्स आई डू बाय द टाइम द क्लॉक हिट्स 1 hour 10 minutes, and then after this I'll complete my 15 मार्कर्स. और एंड में मैं कोशिश करूँगी कि 5-6 मिनट रहें कि मेरा राइटिंग स्पीड ऐसा होना चाहिए कि आई हैव सफिशेंट टाइम कि आई कैन गो बैक, कि अगर किसी क्वेश्चन में मैंने स्पेस छोड़ी है कुछ लिखने की तो आई कैन गो बैक एंड राइट. ऑल्दो आई वुड एडवाइज़ कि आप you try and complete your answers in one go and ensure कि revisions और बार बार आने की आपको ज़रूरत ना पड़े, because that also I believe counts as a waste of time and काफ़ी short time limit रहता है इस पेपर में. So अगर आप ये strategy adopt करते हैं, I hope it helps you in preparing for paper GS paper 3. जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो मैंने भी ये किया था कि आई वुड गो टू विजन की वेबसाइट और वहाँ पे उनके पास्ट ईयर टॉपर्स के आंसर शीट्स दी हुई होती हैं. आई वुड रीड थ्रू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों ने अपने आंसर्स कैसे लिखे हैं, एंड इससे मेरा आंसर्स में हाउ आई कैन इम्प्रूव एंड व्हाट आई कैन ऐड. सो दीज थिंग्स आई नोटेड डाउन एंड दिस इज़ हाउ आई वर्कड अपॉन इम्प्रूविंग माई आंसर्स. इसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, एज आई मैंशन ये पेपर बहुत करंट अफेयर हैवी है, पर आई बिलीव कि एक सोर्स अगर आप यूज़ कर लें तो मेरे केस में मेरे अपने करंट अफेयर्स के नोट्स थे और उसके बाद मैंने बहुत बेयर बोन्स रीडिंग आई डिड फॉर विजन्स का मेंस 365. So that I feel is more than sufficient. You choose one source and you choose the major events that are there for the past 1.5 years is more than enough in order to prepare for this paper. And beyond that, अगर हम budget and economic survey की बात करें, these are bulky documents and I don't think there's a need कि आप इन documents को cover to cover पढ़ें. So when you're preparing for budget, the finance minister's budget speech is very helpful. It tells you about not just the areas that the government is focusing on, it also tells you the schemes that the government is introducing, and the main data points also आपको उनकी speech से मिल जाते हैं, जैसे fiscal deficit हो गया, growth rate हो गया. So these data points also you can get from there. Beyond this, budget को पढ़ने के लिए PRS और PIB में से किसी एक की भी आप समरी ले लीजिए, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए एंड दैट शुड बी sufficient to cover budget. After this, when we talk about economic survey, again it's a very bulky document. I don't think there's a need to read the entire document. Instead आप उसका first chapter पढ़िए, that's an overview on Indian economy. अगर आपका ज़्यादा interest है तो हर चैप्टर के स्टार्ट में देयर इज़ अ स्मॉल समरी ऑफ उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं. इट्स अ हाफ पेज समरी फॉर ईच चैप्टर. तो आपका एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के लिए हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, पॉवर्टी, सोशल डायमेंशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं. तो एवरी चैप्टर हैज़ दिस शॉर्ट समरी एंड यू कैन यूज़ दैट टू गेट not just data points but also the major schemes are mentioned within that summary. Beyond that, PIB has a highlight and summary of economic survey. अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है
तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं एंड that is more than enough to cover the entire economic survey. So this was all about how I prepared for GS3. It is a current affairs heavy paper. However, past years have an important place in the prep for this paper. So I wish everyone all the best and I hope कि आप इस पेपर की अच्छे से तैयारी करें और उस हिसाब से आपके अच्छे मार्क्स आए. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम दिशांत निस्सर है. इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की अभी जो रिज़र्व लिस्ट आई है अक्टूबर 29 को, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है. और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैंने 2019 में बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़म में ग्रेजुएशन की है और ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया है और स्कूलिंग भी मेरी मुंबई से हुई है. और उसके बाद ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी में. और अगर मैं यूपीएससी जर्नी की बात करूं तो 2022 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था. 2023 में मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया था और उसमें भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, बट 15 मार्क्स की वजह से मैं फाइनल लिस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया. फाइनली ये जो है मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 2024 वाला और उसमें मेरा क्योंकि 8 नंबर से फाइनल लिस्ट मिस हुआ था तो ये जो रिज़र्व लिस्ट आई है तो उसमें जो है फाइनली सिलेक्शन हुआ है. और ये वीडियो स्पेसिफ़िकली मैं GS3 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि 2023 के भी अटेम्प्ट में मेरे GS3 में 92 मार्क्स थे और 24 के अटेम्प्ट में मेरे GS3 में 113 मार्क्स थे. तो यूजुअली GS3 में जो है इतने अच्छे मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत बार हम देखते हैं कि टॉपर्स भी जो है 80 से 90s के बीच में ही मार्क्स ला पाते हैं. तो मैं स्पेसिफ़िकली इस चीज़ की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा ताकि एस्पिरेंट्स को जो है काफ़ी हेल्प मिल सके. इन डेप्थ में GS3 की स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा कि हम कैसे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करें, कैसे हम नोट मेकिंग करें, कैसे आंसर राइटिंग करें और फाइनली हम डिलीवर कैसे करें पेपर में. तो GS3 जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी डाइवर्स सब्जेक्ट है. उसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो प्रीलिम्स का भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाते हैं. और क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा डायनामिक है तो इसलिए करंट अफेयर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 में. तो सबसे पहले मैं जो है सब्जेक्ट्स की बात करूँगा. तो GS3 में अक्सर एस्पिरेंट्स और हम लोग सब यही मिस्टेक करते हैं कि हम इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं. तो अगर हम सिलेबस को देखें GS3 के तो इकोनॉमिक्स के 2 या 3 ही हमको सिलेबस पॉइंट्स मिलेंगे. बट जो दूसरे सब्जेक्ट्स है GS3 में जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, उसके 4 सिलेबस पॉइंट्स है जिसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, सप्लाई और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, और उसके बाद एग्रीकल्चर, इरिगेशन जैसे जनरल टॉपिक्स. फिर इंटरनल सिक्योरिटी के भी 3-4 सब्जेक्ट सिलेबस पॉइंट्स है जिसमें कि हम साइबर सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है जिसमें हम बेसिकली एक ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी और उसके बाद स्पेसिफिक डिज़ास्टर पे हम नोट्स बना सकते हैं. तो मेरा ये मानना है और मैंने जो अप्रोच फॉलो की थी वो ये थी कि मैंने इकोनॉमिक्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया था, उस पर मैंने काफ़ी टाइम अपना डिवोट नहीं किया था, बल्कि मैंने जो है एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन 3 सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था. और उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स जैसे छोटे छोटे सिलेबस पॉइंट्स जो है उनमें से हर साल एक सवाल आ जाता है. अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 4 सवाल जो है GS3 में एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, 4 इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहे हैं. तो कुल मिला के आपके 10 से 12 सवाल इन टॉपिक से हो सकते हैं जो बहुत ही जल्दी आप प्रिपेयर कर सकते हो. तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इकोनॉमी जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं बस उतना पढ़े और बेसिक नोट मेकिंग फिर जो करनी है उसका थोड़ा सा अलग अप्रोच फॉलो करें. तो अब जो है मैं नोट मेकिंग की बात करता हूँ. नोट मेकिंग में मैंने स्पेसिफिकली जैसे हम यूजुअली एक अप्रोच टॉपर्स भी जो सजेस्ट करते हैं और फॉलो करते हैं कि हम एक सिलेबस पॉइंट के हिसाब से अपने नोट्स बनाएं. तो मैंने भी जो है सबसे पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इनके नोट्स बनाए. और मेरे नोट बनाने का ये स्ट्रैटेजी था कि मैं टॉपर्स के नोट्स बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फॉलो कर रहा था. तो मैंने 3-4 अलग अलग टॉपर्स के जो है नोट्स उठाए और उन सब में से मुझे जो जो चीज़ें कॉमन भी लगी और अच्छी भी लगी उन सबको मैंने एक जगह अपने नोट्स में कंपाइल कर लिया. तो अगर मैं टॉपर्स की बात करूं जिनके मैंने नोट्स फॉलो किए थे तो उसमें श्रुति शर्मा मैम है, स्मृति मिश्रा मैम है और अनिमेश प्रधान सर है.
तो इनके स्पेसिफिकली मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फॉलो किए थे। श्रुति शर्मा मैम के नोट्स तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर के लिए भी मैंने फॉलो किए थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थे वो। तो इन चीज़ों को मैंने सबसे पहले जो है बेस बनाया था। उसके बाद जो मेंस 365 आती है, यूजुअली वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आती है, तो मैंने लेकिन क्या किया था कि पिछले साल वाली मेंस 365 उठा करके उसके जो है नोट्स बना लिए थे सेक्शन वाइज, ताकि यूजुअली बहुत बार जो है हम सोचते हैं कि काफ़ी डायनामिक होता है, बट इन सब सब्जेक्ट्स में स्टैटिक एस्पेक्ट भी सही होता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर इंडिया की एमएसएमई की पॉलिसी या इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी और ट्रेड के जो लिंकेजेस है, वो सारा कुछ चीज़ें काफ़ी स्टैटिक होता है। हम बहुत ज़्यादा डेटा के पीछे ना भाग करके इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स की जो है नोट्स बनाएं, इनके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, इन सब चीज़ों के नोट्स बनाएं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है GS3 के लिए अलग से फैक्ट शीट्स मेंटेन करें। हर सब्जेक्ट्स का जो है हम हर टॉपिक का जो है हम डेटा बेस बनाएं। तो मैंने जैसे कि एक A4 साइज शीट को 2 पार्ट में डिवाइड कर करके इकोनॉमिक्स के जितने भी रेलेवेंट चीज़ें होती है उनका डेटा, इसके लिए एक शून्य IAS की भी बुकलेट आती है डेटा की, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी और हर चीज़ के लिए डेटा की पॉइंट्स। फिर GS3 में जो है डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, इन सब चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मुझे जहाँ जहाँ पे टॉपर्स की आंसर कॉपीज से या टॉपर्स की नोट्स से और खुद से भी अगर आप मतलब बेसिक नोट्स वगैरह और ये फॉलो कर रहे हो, तो उसमें से भी आपको जो डायग्राम्स वगैरह मिल रहे हैं उसको आप एक जगह पे कंसोलिडेट करके बना सकते हैं। उसके बाद कमिटीज़ के भी हम एग्जांपल्स डालते हैं। तो मैंने भी जो है कम से कम 40 से 50 कमिटी की एक अलग A4 साइज शीट पे मैंने उनके नाम लिख लिए थे, ताकि आप रिविज़न अच्छे से कर पाओ। और आंसर्स जब भी आप लिखो तो आपको ये कॉन्शियसली इंश्योर करना है कि आप कैसे ना कैसे एक आध कमेटी को इंटीग्रेट कर रहे हो। जैसे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के सवाल है, तो उसमें हम शांता कुमार कमेटी का नाम जो है हमें मेंशन करना चाहिए। मरीन और ब्लू एक्सपोर्ट्स और ट्रेड की बात है तो उसमें जो है बी मीना कुमारी कमेटी के रिकमेंडेशंस, सेकंड ARC के रिकमेंडेशंस जो है हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। फिर NDMA की जो गाइडलाइंस है उसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस के थ्रू इन चीज़ों को इंटीग्रेट करें। फिर तीसरी अगर मैं बात करूँ तो तीसरा जो है आंसर राइटिंग कैसे करनी है GS3 में। तो दोनों साल मैंने एक अप्रोच फॉलो की कि मैंने कोई आंसर राइटिंग, मेरा अगर मैं GS1, 2, 3, 4 मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ तो मैंने उसको उसी तरह से लिखा। कोई ये नहीं है कि मैंने GS3 के लिए बहुत ज़्यादा अलग कोई आंसर राइटिंग की। तो बहुत बार GS3 में कई बार ये सजेस्ट किया जाता है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखिए। अगर एक सब हेडिंग है तो उसके अंडर आप 8 से 10 पॉइंट्स लिखिए, और टोटल एक 10 मार्कर में आप 15 से 20 पॉइंट या एक 15 मार्कर में 25 से 30 पॉइंट लिखिए। तो मैंने एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की थी। मेरे जितने नेचुरली पॉइंट्स आते थे, अगर मेरे एक सब हेडिंग के अंदर 5 या 6 पॉइंट्स आ रहे हैं तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया। फिर मैंने वन लाइनर पॉइंट्स लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया कि आप बस फटाफट पॉइंट्स बढ़ाने में आप सिंगल लाइन का ही एक पॉइंट लिख दो। तो मैं इसलिए ये रिकमेंड करूँगा कि मैंने एनरिच पॉइंट्स जो होते हैं, कि अगर आपने कोई पॉइंट लिखा है तो भले वो 2 लाइन का है, उसमें कुछ सब्सटेंस है, और उसके बाद आप ऐड कीजिए कि उसमें आप एग्जाम्पल या वैल्यू एडिशन या कोई केस वगैरह कुछ आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपनी आंसर राइटिंग की थी। 2-3 चीज़ें ये भी इंश्योर की थी कि आपकी कॉपी बहुत डेंस लगे। एग्जामिनर को आपको स्कोप ही नहीं देना है कोई खाली जगह छोड़ के कि उनको लगे कि शायद इनको कम पता है या उन्होंने लिखा नहीं है। तो मेरी कॉपीज़ एंड टू एंड में भर के रखता था, जो हमें हर GS में फॉलो करना चाहिए। तो GS3 में भी मैंने ये किया था। दूसरा, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स वगैरह है, वो मैंने हर चीज़ में इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो 2023 में फास्टैग वाला एक सवाल था। तो हमें बहुत कम चीज़ें पता होती है, जो सबको पता है फास्टैग के बारे में कि हाँ टोल प्लाजास पे जो है ये टेक्नोलॉजी है और उसका रिप्लेसमेंट जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैंने अपने आंसर में टोल प्लाजा बना के, कार बना के, फास्टैग का वो कोड QR कोड बनाया था, सैटेलाइट वगैरह भी दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि जिन आंसर्स में हम सब सेम लिख रहे हैं उसमें ये सब वैल्यू एडिशन करके हम एग्जामिनर को बता सकते हैं कि हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और हम सिंपल वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के भी जितने भी सवाल है, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे सवाल है या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे सवाल है, तो आप डायग्राम्स बनाइए, आप मैप पे दिखाइए, आप एरियाज़ बताइए क्या क्या हो रहा है।
फिर आप जो है पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ्स बना करके डिफरेंस दिखा सकते हैं कि पहले इतना इंसर्जेंसी का इंसिडेंट्स होते थे और अब इतने हो रहे हैं। फिर आप जो है क्लाउड वाले जो डायग्राम्स होते हैं उससे आप बेसिक फीचर्स बता सकते हैं। तो एक चीज़ जो हर आंसर में या एटलीस्ट 20 आंसर्स में से 12 to 13 आंसर्स में आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट यूज़ करें। और उसके बाद जैसे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन तो जैसे सब सजेस्ट करते हैं कि हमें डेटा से या फिर कोई रीसेंट एग्जांपल से या केस से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके बाद जो है हम क्वेश्चन की जो एक हिडन डिमांड होती है कि अगर हमसे कुछ पूछा गया है तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट दे दे हम। फॉर एग्जांपल अगर GS3 में हमसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है या ट्रेड के बारे में पूछा गया है तो हम इंडिया की करंट ट्रेड सिनेरियो क्या है कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमारे प्रोमिनेंट ट्रेड पार्टनर्स है। तो वो एक हिडन डायमंड जो है हम फ्लो चार्ट के थ्रू फटाफट से बता दें। उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है बट उससे आपका एक आंसर पूरा वेल राउंडेड लगता है। तो आंसर राइटिंग की मैं ये अप्रोच शेयर करूँगा कि अगर मैं उसको कंसाइज करके बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखने पे या वन लाइनर पॉइंट्स लिखने पे फोकस ना करें। पॉइंट्स में सब्सटेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसको एग्जाम्पल्स और डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है और फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स यूज़ करने हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड में जैसे मैंने पहले बताया कि कमिटीज़ वगैरह का नाम इंक्लूड करना है। और कंक्लूजन में GS3 में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर हमारी जो पॉलिसीज़ है या फिर हमारा जो विज़न है, फॉर एग्जांपल विकसित भारत 2047 का जो हमारा विज़न है, तो उसको यूज़ करके हम बहुत अच्छे कंक्लूजन्स लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन मैं पर्सनली प्रेफर करता था कि मैं लिखूं। अगर मैं वे फॉरवर्ड भी लिख रहा हूँ 3-4 पॉइंट्स तो उसके बाद भी मैं 2 लाइन का एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देता था। उसके बाद अगर हम बात करें कि रैंडम क्वेश्चंस को कैसे डील करना है GS3 के पेपर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक पेपर है तो कई बार जो है बहुत सारी करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता और ये चीज़ अक्सर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इन दोनों सब्जेक्ट्स पे हम ज़्यादा पाते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम GS3 में साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। कोई एक सोर्स को पकड़ सकते हैं। अगर हम मेंस 365 या फिर कोई कोचिंग की अगर हम सोर्स को रेफ़र कर रहे हैं तो उसके हम फटाफट से शॉर्ट नोट्स बना लें और उतना ही पढ़ें। हम बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि और क्या आ सकता है और क्या आ सकता है। स्पेशली एनवायरनमेंट में तो हमारे जो प्रीलिम्स के नोट्स होते हैं वही इनफ होते हैं मेंस के लिए भी, क्योंकि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम हमारे 4-5 दिन बिगाड़ना मेंस के टाइम पर पे तो वो वर्थ इट नहीं है। तो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस को हम हमारे प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से लिखना चाहिए। दूसरा, बहुत बार जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टेस्ट सीरीज़ आती है तो 3-4 कोचिंग की हम टेस्ट सीरीज़ के वो सवाल देख ले कि इस साल ये लोग क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि उनकी जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कोई ना कोई एस्पेक्ट यूपीएससी में शायद रिपीट हो सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है, तो इस बार 25 में भी यूपीएससी का यही क्वेश्चन था कि क्लाइमेट चेंज में हमारे पहले गोल्स क्या थे और अब हमने उसको अपडेट कैसे किया है, जो पंचामृत गोल्स है। तो ये सब चीज़ें उन कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जाती है। तो वैसे 20 या 30 क्वेश्चंस हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के कवर कर लिए तो उतना मोर देन इनफ होता है। बेसिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से हम जेनेरिक पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने का हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो हमें एग्रीकल्चर इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। इन क्वेश्चंस को तो बस अटेम्प्ट करके उन पे 2 पेज भर के आगे मूव ऑन करना, यही राइट अप्रोच होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में भी जो है, क्योंकि इतना वास्ट है लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 आते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का एक क्वेश्चन था, तो बहुत लोगों ने उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ी थी, बट हम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है कि हमें पता है स्टेट्स के फाइनेंसेस जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, या नीति आयोग जो है इसके बारे में अक्सर लिख देता है, तो उस इंफॉर्मेशन से और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से हम ऐसे सवालों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो यही ओवरऑल GS3 की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं कहूँगा। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि हम GS3 में ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें ताकि ऐसे जो रैंडम क्वेश्चंस है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। दूसरा, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि हम हमारे नोट्स जो है उसमें स्टैटिक एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। कॉमन पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स को स्मार्टली यूज़ करना सीखे, ना कि हम एवरी ईयर जो है कोई करंट कंपाइलेशन से हम GS3 के नोट्स बनाएं। मैंने जो 2023 के अटेम्प्ट के लिए GS3 के नोट्स बनाए थे, इकोनॉमिक्स के या कोई भी सब्जेक्ट के, वो मेरे लिए इस साल भी जो मैंने मेंस दिया है उसके लिए भी रेलेवेंट है।
बस बात आती है कि थोड़े बहुत डेटा पॉइंट्स चेंज होते हैं तो डेटा हम जो है क्विकली चेंज कर सकते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि क्योंकि ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट भी है लेकिन हम हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इस पे ना दें, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस है तो हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू उनको स्मार्टली जो है सॉल्व करना है। तो GS3 में मैं सजेस्ट करूँगा यही स्ट्रैटेजी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।